हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मैं ये आपको एनसीईआरटी की बुक से करवा रहा हूँ ताकि आपको पूरा लेसन है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। कि डेली लाइफ में होने वाली नीचे कुछ सिचुएशंस दी गई है, उनको ध्यान से देखिए और विचार कीजिए क्या होता है जब मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स के दौरान। कि जब मिल्क को हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, आयरन तवा है, पेन नेल है, इनको हम छोड़ देते हैं ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के अंदर, तो क्या होता है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। कि जो अंगूर है वो फर्मेंटेड हो जाते हैं, इनमें फर्मेंटेशन हो जाता है। फूड इज कुक्ड, भोजन पकाया जाता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, और जो बॉडी के अंदर जो फूड है वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है। वी रेस्पायर, हम सांस लेते हैं। इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैज समवट चेंज। कि जो इनिशियल सब्सटेंस है इन सभी सिचुएशंस के अंदर उनकी नेचर में और उनकी आइडेंटिटी में है कुछ ना कुछ चेंज हो गया है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेज। कि फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज क्या होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फिजिकल चेंजेज वो होते हैं जब किसी सब्सटेंस की जो फिजिकल नेचर चेंज होती है, उसका साइज है, उसका शेप है, और कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, तो हम कहते हैं फिजिकल चेंज हुआ है। जैसे वाटर अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो वो आइस में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा तो हम पानी जो पीते हैं उस रूप में होगा, और गैसियस स्टेट में अगर हम वाटर को लिक्विड स्टेट को और ज़्यादा हीट दें तो वो गैसियस स्टेट में चला जाएगा। तो जो स्टेट है वो चेंज हो गई है, लेकिन जो H2O उसका जो फॉर्मूला है वाटर का वो चेंज नहीं होता है। यानी ये केवल फिजिकल चेंज हुआ है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना है। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं सभी में न्यू सब्सटेंसेस बनता है। जैसे मिल्क है वो कर्ड में चेंज हो जाता है, तो कर्ड यानी दही एक न्यू सब्सटेंस है, और दही को कभी भी मिल्क में वापस चेंज नहीं किया जा सकता। तो केमिकल चेंजेस के अंदर हमेशा ही न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, और जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो सभी की सभी केमिकल रिएक्शन होती है। यानी हम केमिकल जो रिएक्शन है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम कहेंगे इट इज ए प्रोसेस इन विच वन एंड मोर सब्सटेंसेज फॉर्म न्यू सब्सटेंसेज। कि न्यू सब्सटेंसेज बनते हैं, और हमें पता है कि न्यू सब्सटेंसेज कहाँ बनते हैं, केमिकल चेंजेज के अंदर। तो जितने भी केमिकल चेंजेज होते हैं हम कहते हैं वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस है। तो यू में perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction। कि आप ये सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का एक्चुअल मीन क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है। हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हमें कैसे पता चलेगा या हम कैसे जान सकते हैं, हाउ डू वी कम टू नो, हम कैसे जान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। लेट्स परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द आंसर दीज क्वेश्चंस। कि हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ है मैग्नीशियम रिबन को हम जब जलाते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी प्रेजेंस में जब हम उसको बर्न करते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक न्यू सब्सटेंसेज है। तो न्यू सब्सटेंसेज जब हमें मिला है तो हम ये कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये है एक्टिविटी 1.2 कि लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है, एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और हम उसमें ऐड करते हैं पोटेशियम आयोडाइड। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हो, तो हमें एक येलो कलर का पर्सिपिटेट प्राप्त होता है। यानी पीले रंग का हमें एक पर्सिपिटेट प्राप्त होता है, और वो येलो कलर का पर्सिपिटेट है वो क्या होता है, लेड आयोडाइड होता है। तो कलर चेंज हुआ है। एक्टिविटीज इसके अंदर देखें कि जिंक ग्रेन्यूल्स है, इनको हम कॉनिकल फ्लास्क में लें या टेस्ट ट्यूब में लें, और इसमें हम ऐड कर सकते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होगा, H2O गैस निकलेगी। पॉप साउंड से हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, यहाँ देखें कि इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। की जो कॉनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब है इसके टेम्परेचर में भी कोई चेंज होता है, तो इसके टेम्परेचर को भी हम चेक करके देख सकते हैं, तो हमें इसमें चेंज मिलेगा। तो यहाँ देखिए, ये केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। कि
और कैसे तरीके से हमें पता चल सकता है? एक तो हमने ये देख लिया कि न्यू सब्सटेंस बना है तो केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन स्टेट में चेंज हो सकता है, चेंज इन कलर में चेंज हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, कोई गैस है वो इवोल्व हो सकती है, ठीक है, गैस निकल सकती है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। तो इनके द्वारा हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अब देखिए हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। कि हमने पढ़ा कि मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये डिस्क्रिप्शन थोड़ा लंबा हो गया, इसे हम शॉर्ट में कैसे करते हैं? तो हम क्या है, वर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं। तो वर्ड इक्वेशन देखिए आप, वर्ड इक्वेशन में क्या होता है कि मैग्नीशियम को हमने ऐसे लिखा, प्लस लगाया, ऑक्सीजन लिखा और हमने लिख दिया मैग्नीशियम, एरो का निशान लगाया और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है रिएक्टेंट्स और यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। की जो 1.1 एक्टिविटीज है उसमें क्या है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के अंदर केमिकल चेंजेज हुए हैं। तो ये जो केमिकल चेंजेज इनमें हुए हैं तो इन्हें हम कहेंगे रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो रिएक्टेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम कहेंगे द सब्सटेंसेस हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, की जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट मतलब भाग लेते हैं। दोबारा सुन लीजिए, द सब्सटेंसेस हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, उन्हें हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स। तो ये क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है। द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है। तो हम प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम कहेंगे द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये क्या है, वर्ड इक्वेशन है। हमने सेंटेंस फॉर्म को क्या है, वर्ड फॉर्म में चेंज किया। अब क्या हम इस तरह से और इसको इजी कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमने वर्ड लिखा है मैग्नीशियम, इसकी जगह हम सिंबल्स यूज कर सकते हैं और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक पेज पे अच्छी तरह से इसको समझाता हूं। यहां देखिए, यहां हमने अभी तक पढ़ा है वर्ड इक्वेशन। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं कि मैग्नीशियम फॉर्मूला लिखा और मैंने लिखा ऑक्सीजन, तो ये हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, ठीक है। तो ये मैंने सिंबल्स का यूज किया, फॉर्मूला का यूज किया है। तो ये इसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल जो इक्वेशन है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम कहेंगे कि व्हेन ए केमिकल चेंज इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला इट इज कॉल्ड ए केमिकल इक्वेशन। दोबारा सुन लीजिए, हम कहेंगे व्हेन ए केमिकल चेंज इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला इट इज कॉल्ड ए केमिकल इक्वेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। हमने इसके फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला का यूज किया है, सिंबल का यूज किया है। अब देखिए, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ मैं अगर एटम काउंट करूँ, ये एक मैग्नीशियम एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन एलिमेंट है, इधर भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एलिमेंट है। मैग्नीशियम के अंदर एक एटम है, ऑक्सीजन के अंदर 2 एटम है, O प्लस O मिलकर O2 बनाया है। तो यहाँ 3 एटम है। कितने एटम है, 3 एटम्स। यहाँ कितने, एक मैग्नीशियम का एटम है, एक ऑक्सीजन का, यहाँ 2 एटम्स है। तो यहाँ 3 है और यहाँ 2 एटम्स है। तो इस केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहेंगे। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के अंदर जो एटम्स हैं वो इक्वल नहीं है, तो इसे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहेंगे। आप ये कह सकते हो कि एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। दोबारा सुन लीजिए, एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो अब हमें क्या है, इसको बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस क्यों किया जाता है किसी इक्वेशन को? तो ध्यान रखिए, जो भी केमिकल इक्वेशन होती है या केमिकल रिएक्शन होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। यानी रिएक्शन के दौरान ना तो मास है वो क्रिएट होता है और ना ही मास है वो डिस्ट्रॉय होता है। यानी रिएक्टेंट का जो मास है और प्रोडक्ट का जो मास है उसमें कोई भी तरह का चेंज नहीं होता है। यानी ना तो वो क्रिएट होता है मास, ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो हम क्या है, मास को इक्वल करने के लिए
केमिकल इक्वेशन होती है उसको बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम कहेंगे ए केमिकल इक्वेशन विद सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट साइड, कि जो नंबर्स ऑफ एटम्स हैं वो दोनों साइड में, रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में इक्वल हो तो उसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब देखिए मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ Fe प्लस H2O, ये बन गया Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कोई भी रिएक्टेंट है चाहे प्रोडक्ट है, उसके पास में अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है S, ब्रैकेट में लिखा हो सकता है L, ब्रैकेट में उसके लिखा हो सकता है स्मॉल g और ब्रैकेट में लिखा हो सकता है AQ। देखिए S का मतलब है कि वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जिसकी ये दोनों साइड कहीं भी लिखे हो सकते हैं, तो S लिखा है इसका मतलब है वो सॉलिड स्टेट में है, L लिखा है मतलब वो लिक्विड स्टेट में है, और G लिखा हुआ है मतलब वो गैसियस स्टेट में है, और AQ एक्वस लिखा हुआ है कि उसका मतलब है कि रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है वो एज ए सॉल्यूशन है इन वाटर में, ये पानी में वो घुले हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया। अब जो केमिकल इक्वेशन है या ये केमिकल रिएक्शन है, ये किस सिचुएशन में हो रही है, वो सिचुएशन लिखी जाती है एरो के साइन के ऊपर, कि जैसे ये 240 एटमॉस्फेयर पे हो रही है तो हम एरो के निशान के ऊपर लिख रहेंगे। अगर ये सनलाइट हो रही है, सूर्य के प्रकाश में हो रही है तो हम लिखेंगे सनलाइट। ठीक है, हाइड्रोजन की उपस्थिति में हो रही है तो हम यहाँ हाइड्रोजन लिखेंगे। तो एरो का निशान के ऊपर जो लिखा होता है वो ये दिखाता है कि ये किस सिचुएशन में केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ हमने जो ध्यान रखना है कि हम जो रिएक्टेंट है हमेशा ही उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, जो प्रोडक्ट है उसको हमेशा ही राइट साइड में लिखेंगे, और जो रिएक्टेंट है उसके बीच में प्लस का साइन लगेगा और प्रोडक्ट है उसके बीच में प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, एरो का डायरेक्शन ये शो करता है कि जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, यानी अब इनमें तो केमिकल चेंज हो रहा है और एरो का जो साइन है ये बता रहा है कि ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम केमिकल जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करना सीखते हैं। तो देखिए बड़ा इजी तरीके से आपकी बुक में है, लगभग 6-7 स्टेप्स हैं, मैं आपको इजी तरीके से उनको बता देता हूँ। तो यही रिएक्शन मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे Fe प्लस H2O, प्रोडक्ट बनेंगे Fe3O4 प्लस H2O, कि फेरस है वो वाटर के साथ क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। Fe2O3 भी फेरिक ऑक्साइड होता है, Fe3O4 भी फेरिक ऑक्साइड होता है। यहाँ Fe3O4 बना है, Fe2O3 क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि यहाँ हम वाटर को वेपर के रूप में, भाप के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं। हम लिख लेते हैं, इस साइड फेरस है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तीनों एलिमेंट हमने लिख लिए हैं। इधर भी फेरस और फिर ऑक्सीजन है, हम पहले हाइड्रोजन लिख लेते हैं क्योंकि हमने इधर हाइड्रोजन लिखा है, और फिर हम ऑक्सीजन लिख लेते हैं। जो ऑर्डर आपने इधर लिखा है वो आप इस साइड रखिए ताकि इक्वेशन को बैलेंस करने में आसानी हो। फेरस के कितने एलिमेंट हैं? देखिए यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। ठीक है, फिर इधर लिखते हैं हम फेरस के कितने हैं? 3 है, हाइड्रोजन के कितने हैं? हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन के कितने हैं? 4 है। ठीक है, इसको हम काउंट करते हैं, तो 1 2 3 और 1 4, 3 + 2 5 + 4 9। तो एटम्स हैं वो इक्वल नहीं है रिएक्टेंट्स के अंदर और प्रोडक्ट्स के अंदर, तो इसका मतलब है ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, इसे हम बैलेंस्ड करना है, बैलेंस करना है इसे, यानी दोनों और एटम्स है वो इक्वल हो जाए। अब देखिए रूल आपको कैसे स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, आपको वो कंपाउंड सेलेक्ट करना है जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हो। तो यहाँ देखिए वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, एक ऑक्सीजन का 3 एटम्स हैं, इसके अंदर फेरस के 3 है, ऑक्सीजन के 4 है, तो 7 एटम्स है, तो हम ये कंपाउंड चूज करेंगे। इसके बाद हम सेलेक्ट करने के बाद कंपाउंड आपको वो सिलेक्ट करना है जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हो।
कंपाउंड सेलेक्ट हो जाए फिर आपको सेलेक्ट करना है उस एलिमेंट को जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हो। तो यहाँ 2 एलिमेंट हैं फेरिक ऑक्साइड के अंदर। फेरस के अंदर 3 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के अंदर 4 एटम्स हैं। तो पहले हम ऑक्सीजन को चूज करेंगे। 2 स्टेप मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले चूज करिए, सिलेक्ट करिए सबसे ज़्यादा एटम्स के कंपाउंड को। उसको सिलेक्ट करने के बाद आप सिलेक्ट करिए उस एलिमेंट को जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हैं। तो हम पहले ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया हमने, इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 है। अगर मैं कितने से इसको मल्टीप्लाई करूँ कि ये 4 हो जाए, तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 4 आ गया। ठीक है, मैं यहाँ लगा देता हूँ 4। यहाँ मैं बॉक्स बनाता हूँ। बॉक्स का मतलब है कि मैं बॉक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं करने वाला। सभी केमिकल इक्वेशन के अंदर आपको बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल आपको सिखाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन 4 होगी, इधर ऑक्सीजन 4 है, लेकिन यहाँ 4 लगाने से हाइड्रोजन है वो 8 हो गई है। नीचे जो संख्या है, सामने जो संख्या है, उसको हमेशा आपको गुणा करना है। यहाँ ऑक्सीजन 4 कैसे है, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 को लिखते नहीं है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी होगी, 4 और ये 2, 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 8 होगी। इधर कितनी है, 2 है, तो कितनी से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 हो जाए तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 होगी। यहाँ हमने 4 लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गई है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। अब हम करते हैं फेरस को। यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो आप हमेशा ही उस साइड मल्टीप्लाई कीजिए जहाँ कम है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 1 थी, यहाँ 4 थी, मैंने इधर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ तो ये 4 आ गया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आ गया 3 और मैंने यहाँ 3 लगा दिया। अब देखिए 3 यहाँ पे है, 8 है, 4 है, यानी हम इसको इधर लिख लें ताकि काउंट करने में हमें आसानी हो। तो ये हो गए 3 + 8 11 + 4 15 और यहाँ पे 3 + 8 + 4 ये हो गए 15। तो देखिए दोनों साइड में रिएक्टेंट्स के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर जो एटम्स हैं वो इक्वल हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है। पहले कितने थे, इसमें 4 थे, इसमें 9 थे, अब दोनों में इक्वल है। तो इस तरह से आपको केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करनी है। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना टाइम नहीं लगेगा। जैसे हम लिखते हैं कि हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बनाती है। यहाँ देखिए 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स 4 एटम्स हैं, यहाँ 2 है और एक ऑक्सीजन का 3 है। तो हम ये क्या है, स्केलेटल है, इसको बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन का यहाँ 2 लगा दिया, ऑक्सीजन 2 करने के लिए। हाइड्रोजन 4 हो गई, यहाँ 2 लगा दिया, तो ये कितना हो गया, 4 और +2 6 एटम्स हो गए, 4 और 2 ऑक्सीजन 6। इस तरह से प्रैक्टिस होने पे आप बहुत जल्दी क्या है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ नए वीडियो में।